हेलो फ्रेंड, आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम सीजन में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग आरआरबी के मॉक टेस्ट को देने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, एवोगाड्रो संख्या का मान होता है। एवोगाड्रो संख्या का मान कितना होता है? आपके ऑप्शन सामने है दोस्तों। यहाँ पे 6.023 10 टू पावर 20, 6.23 इंटू 10 टू पावर 24, 10 टू पावर 23 या फिर 10 टू पावर 25। तो एवोगाड्रो संख्या का मान कितना होता है? जी बिल्कुल सही जवाब दोस्तों आपका आया है 6.023 इंटू 10 टू पावर 23 होता है। अगला क्वेश्चन है, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है? दूरी मापने की, जी बिल्कुल सही जवाब आपका क्या होगा? यहाँ पे ऑप्शन है आपके पारसेक, प्रकाश वर्ष, एम्पियर या फिर धारा। तो यहाँ पे दूरी को मापने की सबसे बड़ी इकाई आपकी पारसेक होती है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, एक प्रकाश वर्ष होता है, एक प्रकाश वर्ष कितना होता है? आपके ऑप्शन है 9.46 इंटू 10 टू पावर 9 मीटर, 9.46 इंटू 10 टू पावर 15 मीटर, 9.46 इंटू 10 टू पावर 18 मीटर, 9.046 इंटू 10 टू पावर 15 मीटर। तो क्या होता है एक प्रकाश वर्ष के बराबर? बिल्कुल सही जवाब आपका हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 9.46 इंटू 10 टू पावर 15 मीटर। ओके, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक लीटर में कितने गैलन के बराबर होता है? एक लीटर बताइए। एक लीटर कितने गैलन के बराबर होता है? आपके ऑप्शन आपके सामने हैं 0.02642, 0.1642 या फिर 0.2442 या फिर 0.2341। तो बताइए एक लीटर में कितने गैलन के बराबर होता है? जी बिल्कुल सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए होगा 0.2642। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, एक फर्मी में कितना मीटर होता है? एक फर्मी में कितना मीटर होता है? 10 टू पावर -12 मीटर, 10 टू पावर -15 मीटर, 10 टू पावर -18 मीटर या फिर 10 टू पावर -10 मीटर। एक फर्मी में कितना मीटर होता है? जी बिल्कुल सही जवाब आपका 10 टू पावर -15 मीटर होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, लॉगरिथम के आविष्कारक कौन है? लॉगरिथम के आविष्कारक कौन है? आपके ऑप्शन है रिचर्ड, वाल्टर, जॉन नेपियर, बार्ड, सा। तो कौन है? जी बिल्कुल सही जवाब आपका हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे जॉन नेपियर आपके लॉगरिथम के आविष्कारक हैं। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? ऑप्शन है एडिसन, न्यूटन, मैक्स प्लांक, कूलम्ब। तो क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? जी बिल्कुल सही जवाब आपका मैक्स प्लांक ने किया था। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल की आर्द्रता को मापने वाला यंत्र है, कौन है? हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, हाइड्रोफोन या फिर मेगाफोन। जी बिल्कुल सही जवाब आपका वायुमंडल की आर्द्रता को कौन मापता है? हाइग्रोमीटर मापता है। अगला क्वेश्चन है, एक एंगस्ट्रॉम मात्रक बराबर होता है किसके होता है? 10 टू पावर -10 मीटर, 10 टू पावर -8 मीटर, 10 टू पावर -8 सेंटीमीटर, 10 टू पावर -10 सेंटीमीटर। एक एंगस्ट्रॉम कितने के बराबर होता है? जी बिल्कुल सही जवाब आपका 10 टू पावर -10 मीटर के बराबर होता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के उपग्रह का कक्षीय वेग निर्भर करता है किस पे निर्भर करता है? पृथ्वी के उपग्रह का कक्षीय वेग, ऑप्शन है कक्षा की त्रिज्या पर, उपग्रह के द्रव्यमान पर, पृथ्वी के उपग्रह को दिए गए वेग पर या सूर्य से उसकी दूरी पर। तो कक्षीय वेग किस पर निर्भर करता है पृथ्वी के उपग्रह का? जी बिल्कुल सही जवाब आपका कक्षा की त्रिज्या पर निर्भर करता है उपग्रह का कक्षीय वेग। ओके, अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा की घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा क्या होती है? घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा होती है कौन सी? गतिज ऊर्जा, दाब ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा या इनमें से कोई नहीं। जी बिल्कुल सही जवाब आपका हो जाएगा घड़ी की चाबी में संचित स्थितिज ऊर्जा होती है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। अगला है,
यदि किसी पिंड के संवेग को 50% बढ़ा दिया जाए तो गतिज ऊर्जा का मान कितना बढ़ जाएगा? ऑप्शन है 50% बढ़ेगा, 50% घट जाएगा, 125% बढ़ जाएगा, 125% घट जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ पे बताइए, कौन सा ऑप्शन सही होगा? अगर संवेग को हम 50% बढ़ा दें तो क्या होगा? जी बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों आपका यहाँ पे 125% गतिज ऊर्जा का मान बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अनुदैर्ध्य तरंग उत्पन्न हो सकती है सभी माध्यम में या फिर केवल ठोस में, केवल द्रव में या फिर गैस में? तो अनुदैर्ध्य तरंग कहाँ पे हो सकती है, कहाँ पे उत्पन्न हो सकती है? बिल्कुल सही जवाब दोस्तों आपका यहाँ पे सभी माध्यमों में उत्पन्न हो सकती है अनुदैर्ध्य तरंग। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, किस माध्यम में अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न नहीं होती है? किस माध्यम में आपका अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न नहीं होती है? बताइए दोस्तों। एक मिनट, जस्ट 1 सेकेंड दोस्त। हाँ, ऑप्शन था किस माध्यम में अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न नहीं होती है। आपके ऑप्शन है यहाँ पे पानी, लोहा, हवा या फिर पारा। तो किस में नहीं होता है? जी बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों आपका यहाँ पे हवा में नहीं उत्पन्न होता है आपका अनुप्रस्थ तरंग। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, प्रतिबल और विकृति का अनुपात कहलाता है, प्रतिबल और विकृति का अनुपात कहलाता है। आपके ऑप्शन है प्रत्यास्था गुणांक, गुरुत्वाकर्षण नियतांक, जड़त्व गुण या फिर प्लंक का नियतांक। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? प्रतिबल और विकृति का अनुपात क्या कहलाता है? जी बिल्कुल सही जवाब आपका प्रत्यास्था का गुणांक कहलाता है। प्रतिबल और विकृति का अनुपात प्रत्यास्था का गुणांक कहलाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, पनडुब्बी आधारित है, पनडुब्बी आधारित है। ऑप्शन है आपके न्यूटन के प्रथम नियम, न्यूटन के प्रथम गति के नियम पर, आर्किमिडीज के सिद्धांत पर, पास्कल के नियम पे, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पे। तो पनडुब्बी किस पे आधारित होता है? बिल्कुल सही जवाब आपका आर्किमिडीज के सिद्धांत पर पनडुब्बी आधारित होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, समुद्र में तैरना नदी की अपेक्षा आसान क्यों होता है? समुद्र गहरा होता है, समुद्र काफ़ी दूर तक फैला रहता है, समुद्र में ज्वार भाटा आता है, समुद्र के पानी का घनत्व नदी के पानी के घनत्व से अधिक होता है। तो यहाँ पे सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? जी बिल्कुल सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समुद्र के पानी का घनत्व नदी के पानी के घनत्व से अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है, तरंग अपश्रव्य कही जाती है जब उसकी आवृत्ति होती है, कितनी आवृत्ति होती है कि उनको हम क्या बोलते हैं? अपश्रव्य तरंगें कही जाती हैं। ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक के बीच में, 20 हर्ट्ज से अधिक वाले को, या 20,000 हर्ट्ज से अधिक को, या फिर 20 हर्ट्ज से कम वाले को। बताइए किसको बोला जाता है? पराश्रव्य तरंगे किसको बोला जाता है? अपश्रव्य तरंगे, सॉरी, अपश्रव्य तरंग किसको बोला जाता है? बिल्कुल सही जवाब आपका 20 हर्ट्ज से कम वाले को अपश्रव्य तरंगे बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, यदि तरंग की लंबाई का मान आधा कर दिया जाए तो ध्वनि का वेग क्या होगा? आधा हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा, या फिर 4 गुना हो जाएगा? बताइए। जी बिल्कुल सही जवाब आपका हो जाएगा यहाँ पे आधा हो जाएगा आपका। ठीक है, क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा, ये तरंग की लंबाई का मान आधा कर दिया जाए तो। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है यहाँ पे, ध्वनि तरंगे हैं, ध्वनि तरंगे क्या हैं? ऑप्शन है आपका अनुदैर्ध्य, अनुप्रास्थ, विद्युत चुंबकीय या कोई नहीं। तो ध्वनि तरंगे क्या होती हैं? जी बिल्कुल सही जवाब आपका अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है आधी, दोगुनी, तिगुनी या फिर चौथाई? क्या होती है? जी बिल्कुल सही जवाब आपका आधी होती है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या के आधी होती है।
अगला क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, ऑप्शन क्या है आपके, वास्तविक सीधा, वास्तविक उल्टा, काल्पनिक सीधा या फिर काल्पनिक उल्टा। तो बताइए उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है। जी बिल्कुल सही जवाब आपका है काल्पनिक और सीधा होता है उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब। ओके, अगला क्वेश्चन है, प्रकाश तरंग उदाहरण है, आपके ऑप्शन है ध्वनि तरंग का, विद्युत चुम्बकीय अनुप्रास्थ तरंग का, पराबैंगनी तरंग का, इनमें से कोई नहीं। जी बिल्कुल सही जवाब आपका हो जाएगा यहाँ पे विद्युत चुम्बकीय अनुप्रास्थ तरंग का। प्रकाश तरंग किसका उदाहरण है, विद्युत चुम्बकीय अनुप्रास्थ तरंग का उदाहरण है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे, एक मिनट मैं PDF को सेट कर दूं जिससे कि आपको क्वेश्चन दिखता रहे। तो यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है, फोटोग्राफिक कैमरे का अभिदृश्यक लेंस होता है, आपके ऑप्शन है अवतल, उत्तल, अभ्योत्तल या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या होगा, जी बिल्कुल सही जवाब आपका उत्तल होता है। क्या होता है, उत्तल होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, E बराबर mc² का प्रतिपादन किसने किया था। ऑप्शन है आपका रदरफोर्ड, आइंस्टीन ने, नील्स बोर ने या फिर एनरिको फर्मी ने। तो किसने किया था E बराबर mc² का प्रतिपादन, जी बिल्कुल सही जवाब आइंस्टीन ने किया था। अगला क्वेश्चन है, थोरियम का नाभिक को बदला जा सकता है, किसमें बदला जा सकता है, यूरेनियम में, प्लूटोनियम में, पालोनियम में या फिर रेडियम में। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, सही जवाब आपका हो जाएगा प्लेटोनियम में बदला जा सकता है। थोरियम का नाभिक बदला जा सकता है प्लेटोनियम में। अगला क्वेश्चन है, फ्यूज के पदार्थ का होना चाहिए, क्या होना चाहिए, उच्च प्रतिरोध, निम्न गलनांक या फिर उच्च नम्यता या फिर उच्च गलनांक। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा, फ्यूज के पदार्थ का होना चाहिए। जी बिल्कुल सही जवाब आपका हो जाएगा यहाँ पे निम्न गलनांक का होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, निम्न विद्युत चुंबकीय तरंगों में किसकी आवृत्ति अधिकतम होती है। ऑप्शन एक्स किरण, पराबैंगनी किरण या फिर अवरक्त किरण। तो विद्युत चुंबकीय तरंगों में किसकी आवृत्ति अधिक होती है, तो अवरक्त किरण की आवृत्ति अधिकतम होती है। अगला क्वेश्चन है आपका, ऊर्जा का क्षय कम होता है, कहाँ पे कम होता है। ऑप्शन है आपका दिष्ट धारा में, प्रत्यावर्ती धारा में, दोनों प्रकार की धारा में, इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन क्या होगा, दिष्ट धारा में होती है। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, स्वाप प्रेरण, अन्योन प्रेरण। तो किस पे आधारित है, जी बिल्कुल सही जवाब आपका चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, घरेलू प्रकाश के लिए उपयुक्त लैंप किस क्रम में जोड़े जाते हैं। ऑप्शन है श्रेणी, समांतर क्रम, मिश्रित क्रम, कोई निश्चित नहीं है। तो बिल्कुल सही जवाब आपका हो जाएगा समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, ऊष्मा किस प्रक्रिया से सर्वाधिक तीव्र गति में स्थानांतरित होती है। चालन, संवहन, विकिरण या इनमें से कोई नहीं। तो ऊष्मा सबसे तेज किसमें स्थानांतरित होती है, जी बिल्कुल सही जवाब विकिरण में स्थानांतरित होती है। न्यूनतम संभवतः ताप कितना होता है, न्यूनतम ताप कितना हो सकता है। ऑप्शन है -273 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, -300 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 1 डिग्री सेंटीग्रेड। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, जी बिल्कुल सही जवाब आपका -273 डिग्री सेंटीग्रेड निम्नतम ताप हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, यदि वायुमंडल ना होती तो दिन की अवधि कितनी होती। दिन की अवधि होती कम, ज़्यादा, अपरिवर्तित या आधी। जी बिल्कुल सही जवाब है आपका क्या होती, कम होती। क्या होती, कम होती। अगला क्वेश्चन है, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है। ऑप्शन है वर्णमंडल, कोरोना, प्रभात मंडल या फिर कोई नहीं। तो बिल्कुल सही जवाब आपका हो जाएगा कोरोना हो जाएगा सूर्य ग्रहण के समय। ओके, अगला क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश का आंतरिक परावर्तन हो सकता है यदि प्रकाश
वायु से कांच में जाए, वायु से जल में जाए, कांच से वायु में जाए, जल से वायु में जाए, तो क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब आपका। कांच से अगर वायु में जाए तो प्रकाश का आंतरिक परावर्तन हो सकता है। ओके, तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपने क्वेश्चन को सही बिल्कुल सॉल्व किया होगा। तो हम लोग मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।